साहू साइंस क्लास कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम चलते हैं टॉपिक जो हमारा है अम्ल क्षार और लवण के बारे में कि अम्ल क्षार और लवण ये क्या चीज़ है। तो इससे पहले कुछ घटनाएं जो हम लोग अक्सर अपने घरों में या आसपास जो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सामान्यतः जो हम लोग करते भी हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कहीं पर आपको लाल चींटी या दतैया काट दिया तो काटने पर क्या करते हैं, वहां पर तुरंत साबुन रगड़ती हैं। और इसी प्रकार से एसिडिटी से पीड़ित कोई व्यक्ति है, एसिडिटी प्रॉब्लम वाले, तो उन्हें खाने का सोडा दिया जाता है। और इसी प्रकार तांबे या कापर का जो बर्तन है जो मटमैला हो गया उसको चमकाने के लिए हम लोग नींबू के रस या इमली के रस का उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार से कपड़े में कोई दाग लग गया या हल्दी वहां पर लग गया है तो उसकी सफाई करने से क्या होता है, अगर कपड़े में हल्दी लग गया साबुन वहां पर डाल दे तो कपड़े का जो रंग होता है उस कपड़े में एक प्रकार से रंग आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घटनाएं होती है। और यही जो घटना है ये आपके अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित घटना है। ठीक है, हम लोग अम्ल क्षार लवण के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन उससे संबंधित घटना है। लाल चींटी जैसे या दतैया जैसे आपको काट दिया तो वहां पर साबुन से रगड़ते, तो रगड़ते क्यों है, क्योंकि लाल चींटी या दतैया जैसी काटते हैं तो उसके शरीर के अंदर जो होता है वो होता है अम्ल। तो जैसी काटेगा तो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, वो अम्ल को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, अंदर डाल दिया जाता है चींटी या दतैया। तो उसके कारण क्या होता है, आपके जो वहां पर शरीर का जो होता है वो खुजली या किसी प्रकार से दर्द होता है। तो एसिड की मात्रा शरीर में अधिक होने के कारण होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साबुन यानी कि जो क्षारी जो पदार्थ होता है उसको वहां पर रगड़ा जाता है। रगड़ने से अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस प्रकार से उदासीन हो जाता है, यानी कि अम्ल की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर को नहीं चाहिए, एक निश्चित मात्रा चाहिए। अधिकतम मात्रा आने के कारण ही क्या होता है, वहां पर दर्द या खुजली होती है। तो इस प्रकार से साबुन से रगड़ करके हम लोग क्या करते हैं, एसिड यानी कि अम्ल और क्षार की मात्रा को वहां पर उदासीन करके यानी कि मात्रा को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड, अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस, और साल्ट एंड लवण और उनके सूचक इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर ये क्या चीज होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अम्ल है ऐसे पदार्थ है जो जल में डालने पर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करती है। तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। ये अगर हम स्वाद की दृष्टि से इसको देखेंगे तो खट्टा होगा और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नींबू या आम या इमली। इसके बाद इसका और हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र जो होता है सेल या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है अम्ल का। और इसी प्रकार से क्षार ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन OH- आयन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्षार कहते हैं। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्षार के कुछ गुण होते हैं, जैसे हम उसको चख कर बताने के लिए बोलेंगे कि भाई उसका स्वाद कैसे, तो ये कसैला या थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है। ऐसा जो पदार्थ होता है क्षार जो होता है ना, ये साबुन या खाने का सोडा इसका उदाहरण है क्षार का। और इसमें कुछ और उदाहरण आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जो एग्जाम्पल होगा तो ये होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण है। और इसी प्रकार से लवण, अम्ल क्षार के बाद लवण, ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल व क्षार दोनों का गुण नहीं होता है वो लवण कहलाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में नमक बोलते हैं ना, वही है। तो जो अम्ल और क्षार के मिलने पर जल के साथ नया पदार्थ बनता है, इसको आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हो, है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल क्षार दोनों का गुण नहीं होता लवण कहलाते हैं। या जो अम्ल और क्षार के मिलने पर जल के साथ जो बनता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपका ये अम्ल है और ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिला देंगे तो नमक बन जाता है, साथ में जल बनाता है। तो जल के साथ जो नए पदार्थ बनता है उसी को हम लोग लवण कहते हैं। इसके बाद सूचक इंडिकेटर, ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। उसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं। तो उसकी पहचान जिसके द्वारा की जाती है उसी को हम लोग सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार को, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा रासायनिक सूचक और तीसरा ग्रहण गंधीय सूचक। और इसमें प्राकृतिक सूचक में देखेंगे तो लाल गुलाब एक गुलहड़ का जो फूल होता है जिसका रंग लाल होता है ना, ये आपके प्राकृतिक सूचक। और इसी प्रकार से हल्दी का जो रस है ये भी प्राकृतिक सूचक है। इसके द्वारा जो है हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं।
और रासायनिक सूचक में आते हैं मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। और इसी प्रकार से घ्राण या गंधी सूचक मतलब जिसके द्वारा सुगंध के द्वारा जो हम लोग पता लगाते हैं, जैसे प्याज का रस, वेनिला या लौंग का तेल, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य सूचक में आते हैं नीला लिटमस और लाल लिटमस पेपर। ये पेपर होता है एक प्रकार से जो नीले रंग का लिटमस पेपर और लाल रंग का लिटमस पेपर, इसके द्वारा भी अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। जैसे इसमें वेनिला या लौंग का तेल है, या आपका घ्राण गंधी सूचक है, इसके द्वारा क्या होता है, अगर देखिए इसमें वेनिला या लौंग के तेल में हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें अम्ल को डाल देंगे तो ये वेनिला या लौंग का एक मधुर गंध आता है। लेकिन अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डाल देंगे वेनिला में या लौंग में, तो उसमें वो जो गंध होता है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अम्ल क्षार की पहचान हम लोग कर सकते हैं। तो अलग अलग सूचक होता है, उसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है। जैसे अन्य सूचक मैंने आपको बताया लिटमस पेपर है ना, कौन सा, नीला वाला। नीला वाला जो होता है अम्ल के लिए, अम्ल में अम्ल को उसको डाल देंगे नीला लिटमस में थोड़ी सी मात्रा, तो क्या होता है उसको लाल कर देता है। और इसी प्रकार लाल लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर में अगर आप डाल देंगे किसको, क्षार को, तो उसको नीला कर देता है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान है। हाँ, अम्ल क्षार की पहचान के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया सूचक के बारे में, अलग अलग सूचक के द्वारा हम लोग अलग अलग अम्ल क्षार की पहचान है कैसे करते हैं। इसके बाद जो रासायनिक सूचक है मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन, तो आप इसको प्रयोग के माध्यम से भी अम्ल और क्षार की पहचान आप लोग अपने स्कूल में प्रयोगशाला में भी क्या कर सकते हो, आप प्रयोग करके इसकी पहचान कर सकते हैं अम्ल क्षार की। इसके लिए क्या करना होता है, 3 स्लाइड आप लेंगे, अम्ल क्षार की पहचान आपको करनी, तो उसके लिए एक स्लाइड ये हो जाएगा, दूसरा वाला स्लाइड ये होगा, तीसरा स्लाइड होगा। कांच का एक प्लेट होता है जिसको स्लाइड बोल देते हैं, और उसी में लाल गुलाब का जो रस है, ये लाल गुलाब की रस और मेथिल ऑरेंज, ये भी सॉल्यूशन एक विलयन है, और एक फिनोप्थेलिन विलयन, ये 3 प्रकार का आप विलयन लेंगे। पहले जो स्लाइड होगा उसमें लाल गुलाब के 3 बूंद, 1, 2 और 3 बूंद यहाँ पर डाल देंगे। और इसी प्रकार से दूसरे स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज के 3 बूंद, 1, 2 और 3, और इसी प्रकार से फिनोप्थेलिन विलयन जो है यहाँ पर 1 बूंद, उसका दूसरा बूंद यहाँ पर, तीसरा बूंद यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पहले वाले नीचे में जो आपको बूंदे दी गई है, सभी स्लाइड के सबसे नीचे वाले में, पहले वाले में क्या करेंगे, आप लोग अम्ल डाल देंगे। अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे, नीचे वाले बिंदु पर यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे। उसके बाद सेकंड वाले मध्य वाले जो बिंदु हैं सभी स्लाइड के, जहां पर आपने गुलाब का रस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन विलयन सॉल्यूशन डाला है, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार उसको डाल देंगे, यहाँ पर बीच वाले में क्षार को डालेंगे, यहाँ पर भी क्षार को डाल देंगे। और तीसरे वाले सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, उस बिंदु पर आपको किसी प्रकार से कोई दूसरे पदार्थ को नहीं डालना है। तो वहां पर क्या रहेगा, गुलाब का रस रहेगा, जो रहेगा उसका जो रंग है वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर होता है ना, वो आपको वहीं पर दिखेगा, उसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर फिनोप्थेलिन विलयन जो रंगहीन होता है, ठीक है, फिनोप्थेलिन का सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज होता है, ऑरेंज मतलब संतरे कलर का। और इसी प्रकार से लाल गुलाब का रस उसका लाल होता है ना। तो इसमें क्या किया था आपने, सबसे पहले यहाँ पर पहले स्लाइड पर आपने लाल गुलाब के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दिया था, और इसी प्रकार से सेकंड वाले पर आपने क्षार को मिला दिया था, तीसरे वाले पर नहीं मिलाया था, तो उसमें कलर परिवर्तन इसमें नहीं होगा, लाल है तो लाल ही रहेगा। इसमें देखा गया है कि अम्ल को जब डालते हैं लाल गुलाब के रस में तो गहरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी अगर हुआ इसका मतलब है वो अम्ल है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपने डाला क्षार को, तो ये हरा हो गया, ठीक है, हरा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। तो लाल गुलाब का जो रस है उसका रंग बदल करके हरा हो जाता है, तो हरा अगर हो गया तो क्षार है। इस प्रकार से बाकी अम्ल और क्षार की पहचान आप लोग लाल गुलाब के रस के द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज है, इसका भी उपयोग अम्ल क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। मेथिल ऑरेंज में आप अम्ल डालेंगे तो लाल रंग हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें क्षार को डालेंगे तो पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद मेथिल ऑरेंज के इसमें कुछ नहीं डाले तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग है वही रहेगा। और इसी प्रकार से फिनोप्थेलिन विलयन, इसमें आप अम्ल को डालेंगे तो यहाँ पर जो होता है शुरू में रंगहीन होता है, अम्ल में रंगहीन होगा तो रंगहीन ही रहेगा, रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्षार को डालेंगे गुलाबी रंग का हो जाता है, और उसके बाद इसमें आपने कोई भी रंग नहीं डाला है तो रंग ही रहेगा। प्रकृति में अम्ल क्षार, तो प्रकृति में जो होता है अम्ल क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें देखेंगे इमली है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मालिक अम्ल, सिरका जो होता है पदार्थ उसमें एसिडिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये अम्ल है। और इसी प्रकार से चूना, ठीक है, चूना पत्थर जानते हो ना, वही वाला चूना, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो क्षार है। और इसी प्रकार से खाने का सोडा ये भी क्षार है, कपड़ा धोने का सोडा ये भी क्षार है, प्रति अम्ल ये भी क्षार है।
तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोडियम इसमें खाने के सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कपड़ा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट और प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार है। तो इस प्रकार से ये जो अम्ल और क्षार है कौन कौन से पदार्थ में पाया जाता है आप यहाँ पर देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होता है, किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले धातु से रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों धातु से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अम्ल है और इसमें जिंक धातु को मिला देंगे तो ये जिंक क्लोराइड बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। आप इस प्रकार से थोड़े से टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पर डाल देंगे, उसमें दानेदार जिंक जो धातु है, जिंक धातु को उसको आप थोड़ी सी मात्रा वहां पर डाल देंगे और डालने के बाद देखेंगे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर से गैस बाहर निकलती है। उसी गैस को अगर हम माचिस की तेजी से जलाएंगे तो तेजी से जलता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होता है ज्वलनशील होता है और इस कारण से तेजी से जलता है माचिस, तो उसको थोड़े से तेजी से जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अम्ल का धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर पदार्थ तो बनाते हैं, पदार्थ के साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार से क्षार के साथ जो होता है, क्षार जैसे लेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में धातु मिला देंगे तो वहां पर ये पदार्थ बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद दूसरा जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ना, इसका जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्षार के साथ नहीं होता है। इसमें ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको आप इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल को डालेंगे तो ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है, साथ में इसमें जल का भी निर्माण होता है और कुछ पदार्थ यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बना है ना, तो इस प्रकार से पदार्थ बनता है इसमें। तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है, इसमें SCO3 होता है, H आ गया मतलब वो बाइकार्बोनेट है। तो दोनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एक पदार्थ बनाएगा, साथ में इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निर्मित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल रासायनिक अभिक्रिया करता है। इसके बाद तीसरा जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया, तो ये अम्ल नहीं करेगा, सिर्फ क्षार होगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे सल्फर या धातु है, इसका ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसमें हम ये NaOH मिला है, इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। तो SO2 का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से चौथा जो पॉइंट है आपका अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार दोनों को मिला देंगे क्या होगा, तो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर लवण बनेगा और प्लस जल। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl, और इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका क्षार है, आप दोनों को मिला देंगे, अम्ल और क्षार को मिला रहे हैं तो यहाँ पर नमक यानी कि लवण बन रहा है प्लस इसमें जल का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ होती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है अम्ल क्षार में विद्युत चालन। तो ये अम्ल या जो क्षार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या, करंट फ्लो होता है क्या, तो आप एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग करके आप देख सकते हैं। इस प्रकार से विद्युत परिपथ बनाएंगे, इसमें कांच का बर्तन होगा, उसमें अम्ल या क्षार को भर देंगे, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसमें कील को लगा देंगे ताकि उसमें तार लगाया जा सके। इस प्रकार से तार वहां पर आप जोड़ देंगे, उसमें बैटरी और उसमें स्विच लगा देंगे और एक बल्ब जोड़ देंगे। आप निश्चित रूप से उसमें देखेंगे तो बैटरी का स्विच जो है उसको आप चालू करेंगे तो यहाँ पर बल्ब जो है जलना शुरू हो जाता है, चाहे आप इसको अम्ल के साथ करें या क्षार के साथ करें, है ना। तो इस प्रकार से बल्ब जल रहा है मतलब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो भाई इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है ये चीज नहीं बताया, तो इसके बाद आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे ना आयनीकरण, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें आते हैं आयनीकरण में। ये आयनीकरण क्या चीज होता है, तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक है आर्रेनियस, इन्होंने बताया है ये, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमने क्षार का जो जलीय विलयन होगा है ना, तो उसमें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये जो जल होता है इसका जलीय विलयन, अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है इसमें विद्युत धारा जैसी प्रवाहित करोगे तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में बदल जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का चालक होता है। जब तक उसमें आयन होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जबकि हमने ऊपर में देखा अम्ल क्षार में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। ठीक है, तो ये आयनीकरण, इसी को कहा जाता है आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब क्या चीज होता है, अम्ल या क्षार के जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन में या हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन में टूट जाता है, और जब आयन होगा तो इसी आयन के कारण ही क्या होंगे, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन में सल्फ्यूरिक ये जो आयन है उसमें टूट जाता है। और इसी प्रकार से ये क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम आयन में और इसमें OH- आयन में यहाँ पर टूट जाते हैं।
और टूटने के कारण ही क्या होता है, इसमें आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन होना चाहिए तो हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए। अगर ऐसा आयन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा इसमें। और इस प्रकार से ये जो आयनीकरण है इसको बताया था स्वीडन के वैज्ञानिक आर्रेनियस ने, और उसी खोज के कारण इसको 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर आपका ये कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग